नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए आज हम कक्षा 12 में भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, इनको जानने से पहले हमें भूगोल शब्द के बारे में जानना होगा। तो चलिए चलते हैं। ये हमारा जो भूगोल शब्द है ये अंग्रेजी की ज्योग्राफी से बना है। और ज्योग्राफी शब्द साथियों ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिन। जियो और ग्राफिन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी और इस पर होने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन ही भूगोल विषय का मुख्य विषय क्षेत्र रहा है। अब यदि हम बात करें कि भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग इरेटोस्थनीज नामक विद्वान ने किया है। इन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और भूगोल के जनक के रूप में साथियों हिकेटियस को जाना जाता है। हिकेटियस को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे भूगोल के बारे में एक सामान्य परिचय था। भूगोल शब्द जो है ज्योग्राफी के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। अब यदि हम बात करें कि ये जो भूगोल है प्राचीन समय में एक सामाजिक के विषय के रूप में ही था, बाद में भूगोल अलग विषय बना और धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में भूगोल जो है वो दो शाखाओं में बट गया। पहली शाखा थी भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा बनी मानव भूगोल। साथियों सबसे पहले भूगोल से भौतिक भूगोल का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर मानव भूगोल के रूप में अलग शाखा का विकास हुआ। और मानव भूगोल जो है इसका विकास 18वीं सदी से माना जाता है। तो मानव भूगोल एक नई विषय क्षेत्र है। अब मानव भूगोल में मुख्य रूप से इसका जो केंद्र बिंदु है वो मानवीय क्रियाकलाप हैं। मानवीय क्रियाकलाप अर्थात मनुष्य की जो क्रियाकलाप हैं, उसकी जो गतिविधियां हैं, उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। मानव जो है प्रकृति के साथ किस प्रकार सामंजस्य बिठाकर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो क्रियाकलाप हैं उनको संपादित करता है, ये सब हम मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। साथियों मानव भूगोल की यदि हम बात करें तो मानव भूगोल के या फिर आधुनिक मानव भूगोल आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल। ये साथियों जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो परीक्षा लगती है, वार्षिक परीक्षा लगती है या अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगती हैं, उनमें भी एक नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रख लीजिए। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेडरिक रैटजेल ने। फ्रेडरिक रैटजेल किस देश के निवासी थे? जर्मनी के। अब साथियों आप यूरोप महाद्वीप का जो मानचित्र है उसमें आप जर्मनी को ढूंढिए कि जर्मनी कहाँ है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है इसमें फ्रेडरिक रैटजेल ने मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है, विस्तार पूर्वक उसका व्याख्या की है। तो हम यदि बात करें कि
फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या हुई है एलन सैम्पल, और ये अमेरिका USA अमेरिका निवासी थी। अब मानव भूगोल की यदि हम परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हम फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा देखेंगे। फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। मानव भूगोल मानव समाज एवं धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। रेटजेल ने ये कहा है कि मानव भूगोल जो है मानव समाज यानी मानव और धरातल यानी पृथ्वी के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। अर्थात यदि हम बात करें इसके अर्थ की व्याख्या की तो मानव भूगोल जो है मनुष्य की जो गतिविधियां हैं पर्यावरण और उसकी प्रकृति के सानिध्य में उनके आपसी जो संबंध हैं उन्हीं का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों ये परिभाषा दी है रेटजेल ने। पूछ लिया जाता है कि रेटजेल ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है, लिखिए। या फिर ये परिभाषा देकर पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि मानव भूगोल को मानव समाज और धरातल के बीच जो संश्लेषित संबंधों का अध्ययन कहा है वो कहा है रेटजेल ने। आइए अब हम बात करते हैं रेटजेल की ही एक शिष्या है एलन सैम्पल जो अमेरिका USA की निवासी थी। इन्होंने भी मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है और ये परिभाषा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। सैम्पल ने मानव भूगोल को कैसे परिभाषित किया है आइए देखते हैं। मानव भूगोल चंचल मानव ये शब्द आपको विशेष ध्यान रखना है। और अस्थायी पृथ्वी, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा दी है एलन सैम्पल ने और ये मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन बताया है रेटजेल ने। अब साथियों इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है उसमें मानवीय क्रियाकलाप और प्रकृति, यहाँ पर लिखा हुआ है परिवर्तनशील पृथ्वी धरातल, तो मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलाप और उसकी जो प्रकृति है उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और साथियों इन मानवीय क्रियाकलाप और प्रकृति के आपसी जो संबंध हैं उनको 3 विचारधाराओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं वो 3 विचारधाराएं कौन सी हैं। मानवीय क्रियाकलाप और प्रकृति, मानवीय क्रियाकलाप और प्रकृति के आपसी जो संबंध हैं उनको व्यक्त करने के लिए 3 विचारधाराओं का उद्गम हुआ, 3 विचारधाराएं बनी। और जो 3 विचारधाराएं हैं वो कौन सी हैं आप देख लीजिए। सबसे पहली विचारधारा है निश्चयवाद या नियतिवाद। निश्चयवाद या नियतिवाद। अब निश्चयवाद क्या है या नियतिवाद क्या है साथियों? निश्चय या नियति से तात्पर्य यह है कि प्रकृति जो है, प्रकृति सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा है। और मानव जो है प्रकृति का दास है। मानव इसका क्या है? दास। अर्थात जो भी गतिविधियां हैं वो सब प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति जैसा चाहे वैसा कर सकती है, मनुष्य केवल उसका दास है। मनुष्य प्रकृति की जो गतिविधियां हैं, प्रकृति की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पहुंचा सकता। प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा होगा, ऐसा मानने वाली जो विचारधारा है, ऐसा जो विचारधारा मानती है उस विचारधारा को कहते हैं हम नियतिवाद, या फिर इसे हम निश्चयवाद भी कहते हैं। अब साथियों ये विचारधारा जो है रेटजेल और सैम्पल, उसकी शिष्या सैम्पल, इन्होंने नियतिवाद और निश्चयवाद का समर्थन किया और रेटजेल को निश्चयवाद का जनक भी माना जाता है, इसका जनक भी माना जाता है। तो निश्चयवाद आपको समझ में आ गया होगा
निश्चयवाद से तात्पर्य ये है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति स्वामी है, मनुष्य उसका दास है, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा होगा। मनुष्य मूक दर्शक बनकर उन सबको सहन करता रहेगा, मनुष्य उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसी विचारधारा निश्चयवाद के नाम से जानी जाती है या नियतिवाद के नाम से जानी जाती है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी विचारधारा संभववाद। साथियों, संभववाद जो है अब समय के साथ धीरे धीरे प्रकृति और मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनका जो संबंध है उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, मनुष्य की सोच बदलने लगी। और फ्रांस के एक विद्वान हुए हैं विडाल डी लाब्लास, विडाल डी लाब्लास, साथियों एक ही नाम है, विडाल डी लाब्लास। ये संभववाद के जनक हैं और इन्होंने एक नई अवधारणा दी। और नई अवधारणा क्या दी है साथियों? नई अवधारणा में इन्होंने बताया है कि मनुष्य जो है, मानव जो है वो स्वामी है, वो प्रकृति के साथ जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति को बदल सकता है, पर्यावरण को बदल सकता है। और साथियों आपने देखा होगा कि कुछ हद तक ये जो अवधारणा है ये लागू भी होती है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं मनुष्य स्वचालित यंत्रों के माध्यम से, ऑटोमेटिक जो जैसे जेसीबी है और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनके माध्यम से पर्वतों, पठारों, मैदानों को सबको समतल कर रहा है। हमारी जो प्रकृति है उसको व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहा है। जहाँ पर नदियाँ बहती थी उनके रास्ते बिल्कुल अवरुद्ध कर चुका है। तो मनुष्य चाहे जैसा प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ऐसी विचारधारा को नाम दिया गया संभववाद। और संभववाद जो विचारधारा है उसके जनक हैं विडाल डी लाब्लास, जो कि फ्रांस के निवासी थे। अब इन दोनों के बीच का एक नया रास्ता निकलकर सामने आया। और साथियों उस तीसरी जो विचारधारा है उसका नाम दिया गया नव निश्चयवाद या रुको व जाओ निश्चयवाद या नव निश्चयवाद। इसे हम नव संभववाद भी कह सकते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पर बताया गया है निश्चयवाद में, नियतिवाद में बताया गया प्रकृति सर्वे सर्वा है, मानव उसका दास है, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा करेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे वर्तमान समय में कोरोना जो महामारी है, प्रकृति जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है। अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी आ जाती है। तो प्रकृति सर्वे सर्वा हुई, मनुष्य उसकी गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तो ये विचारधारा हुई हमारी नियतिवाद, निश्चयवाद। संभववाद का हमने बात किया कि मनुष्य प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, उसमें जो बदलाव ला रहा है, तो ये संभववाद हो गया। अब साथियों अमेरिकी विद्वान ग्रिफिथ टेलर ये अमेरिकी विद्वान हुए हैं, अमेरिका के विद्वान हुए हैं। और इन्होंने एक नई विचारधारा दी, दोनों के बीच का रास्ता बताया। इन्होंने कहा कि न तो प्रकृति सर्वे सर्वा है और न मानव उसका स्वामी है। प्रकृति और मानव के बीच एक सामंजस्य की स्थिति है। प्रकृति जो है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं प्रदान करती है। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ हद तक उनको कंट्रोल करती है। तो साथियों इस विचारधारा में ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि प्रकृति जो है मानव की गतिविधियों को केवल इतना सा कंट्रोल करती है कि जैसे ट्रैफिक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का जो कर्मचारी होता है वो यातायात को कुछ समय के लिए कंट्रोल करता है, उसी प्रकार हमारी जो प्रकृति है वो मानवीय गतिविधियों को
कुछ सीमित मात्रा में नियंत्रित करती है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुरूप उनमें परिवर्तन भी ला देता है। तो रुको और जाओ या नव निश्चयवाद में साथियों निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताया गया है। तो ये था हमारा मानव भूगोल के बारे में। भूगोल शब्द का जो निर्माण है वो जियो और ग्राफी से हुआ है, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। भूगोल शब्द साथियों सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया था और इन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है। फिर भूगोल की जो दो मूल शाखाएं हैं, जिनमें पहली शाखा है भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा है मानव भूगोल। और मानव भूगोल एक नई शाखा है जिसका उद्गम विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है अर्थात मानव भूगोल का जो मूल केंद्र बिंदु है वो मानवीय क्रियाकलाप हैं, मानव की जो गतिविधियां हैं, जैसे मानव किस प्रकार की गतिविधियां करता है, उसके आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं, उसके सांस्कृतिक क्रियाकलाप कैसे हैं, प्रकृति के साथ उसके किस प्रकार के संबंध हैं, इन सब का अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है। फिर आधुनिक मानव भूगोल की यदि हम बात करें तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रैटजेल। और फ्रेडरिक रैटजेल जो है साथियों जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। और एंथ्रोपोजियोग्राफी में ही इन्होंने मानव भूगोल का संपूर्ण वर्णन किया है। फ्रेडरिक रैटजेल की ही एक शिष्या है अमेरिका निवासी एलन सैम्पल। इन्होंने भी मानव भूगोल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब साथियों यदि हम मानव भूगोल की परिभाषा की बात करें तो रैटजेल महोदय ने मानव भूगोल को मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन कहा है। और एलन सैम्पल ने मानव भूगोल को चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कहा है। इसके बाद मानवीय क्रियाकलाप और प्रकृति के बीच जो संबंध हैं उनको लेकर जो विचारधाराएं हैं वो 3 विचारधाराएं हैं जिनका यहाँ पर हमने देखा है कि पहली जो विचारधारा है जो प्रकृति को सर्वेसर्वा मानती है और मानव को प्रकृति का दास मानती है, ऐसी जो विचारधारा है उसे हम निश्चयवाद या नियतिवाद कहते हैं। और इस विचारधारा के जो समर्थक हैं या इसके जो जनक हैं रैटजेल और एलन सैम्पल हैं। इसके बाद संभववाद है। संभववाद जो शब्द है साथियों, संभववाद के जो जनक हैं विडाल डी लाप्लास हैं, ये फ्रांस के निवासी हैं। इन्होंने ये बताया है कि प्रकृति सर्वेसर्वा नहीं है, सर्वेसर्वा तो मनुष्य है। वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है, जैसा चाहे प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है, पहाड़ों को जमीन दोज कर सकता है, पहाड़ों के स्थान पर मैदान बना सकता है। तो ये जो विचारधारा है ये संभववाद कहलाती है। उसके बाद एक अमेरिकी ज्योग्राफर हुए, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हुए ग्रिफिथ टेलर। और टेलर महोदय ने ये कहा कि न तो प्रकृति सर्वेसर्वा है और न मानव उसका स्वामी है, न मानव सर्वेसर्वा है, बल्कि दोनों में आपसी सामंजस्य पाया जाता है। और इस विचारधारा को नाम दिया गया नव निश्चयवाद या रुको व जाओ निश्चयवाद। तो रुको और जाओ निश्चयवाद में प्रकृति की तुलना ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से की गई है जो यातायात को कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कंट्रोल करती है। तो साथियों ये था हमारा मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का पार्ट नंबर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और महत्वपूर्ण जो भूगोलवेत्ता हैं, संसार के अलग अलग देशों के जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद साथियों मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं ये सब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।